Hi guys, a very warm welcome. I welcome you to the legal reasoning session, class 13, Parliament and State Legislatures. Parliament and State Legislatures में आज हम composition of the Rajya Sabha, Lok Sabha, qualification of the members of Parliament, disqualification of the members of Parliament, legislative procedure, legislative assembly, legislative procedure for state and privileges of the legislature को अच्छे से पढ़ेंगे. So let's begin with the composition for the Rajya Sabha, that is Article 80. I would like you to कि आप इस 238 representatives and 12 members को अच्छे से एक बार देख लीजिए ताकि we go with it. सो आप एक बार आर्टिकल 80 को पढ़िए. आर्टिकल 80 कह रहा है दैट राज्यसभा शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग: नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज एंड 12 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम पर्सन्स हैविंग स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. सो आर्टिकल 80 जो है वो ये बात करता है. आर्टिकल 80 के अंदर 238 रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स के हैं, यूनियन टेरिटरीज के और मेंबर जो हैं सब इसी के अंदर रहते हैं. 12 मेंबर्स जो हैं प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं. गाइस, ये नॉमिनेटेड मेंबर्स वो होते हैं जो एक्टर्स रह चुके होते हैं, सोशल सर्विस में एक्टिव होते हैं. इसके अलावा वो पर्सन इनको काफ़ी नॉलेज है लिटरेचर आर्ट्स के अंदर. जैसे जावेद अख्तर जी को किया गया था नॉमिनेट, रेखा जी को नॉमिनेट किया गया था जो एक्ट्रेस हैं, सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट किया गया था टू द राज्यसभा. तो कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 238 मेंबर्स एंड 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड. नाउ राज्यसभा इज द ओनली हाउस जो कि नॉमिनेटेड मेंबर्स लेता है. पहले लोकसभा में भी जाते थे नॉमिनेटेड मेंबर्स, 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स एंग्लो इंडियन, पर उसको हम आगे देखते हैं कि वो क्यों ख़त्म हो गया है. सो यहाँ पे हम देखेंगे दैट आर्टिकल 81 लोकसभा की जो है वो प्रोवाइड करता है. टोटल जो मेंबर्स थे पहले वो 552 थे, बट 2 मेंबर्स ना उड़ा दिए. एंग्लो इंडियन जो थे वो 104th अमेंडमेंट से एंग्लो इंडियंस को निकाल दिया गया. एंड अब जो एंग्लो इंडियंस हैं इसके अंदर नहीं है, तो टोटल 543 मेंबर्स ही अब इलेक्ट होकर आते हैं. इनमें से 530 जो हैं वो स्टेट्स में जो MP बनते हैं. आपके जैसे अम्बाला आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, उससे एक MP रहेंगे. कुरुक्षेत्र MP रहेंगे. हिसार MP रहेंगे. चंडीगढ़ तो खैर यूनियन टेरिटरी हो गया. पटियाला MP रहेगा. इसके अलावा आपका अमृतसर, बठिंडा, बड़े बड़े जो आपके बनते हैं वो MPs वहाँ से चुन के आते हैं. इसके अलावा जो UTs होगी, जैसे चंडीगढ़ हो गया, दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली हो गया, आपके लेट्स से हमारे चेन्नई के पास जो पुडुचेरी आता है वो हो गया, पौंडीचेरी. तो वहाँ से MPs जो हैं वो चुन के आते हैं. वो टोटल 13 होते हैं. तो 530 एंड 13 मेंबर्स फ्रॉम द UTs. सो ये अबव जो है ये सब्जेक्ट है टू आर्टिकल 331. एंड अर्लियर 2 मेंबर्स नॉमिनेट हो सकते थे, बट अब 104th अमेंडमेंट के बाद नॉमिनेट नहीं किए जा सकते. क्वालिफिकेशंस फॉर द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 84 क्वालिफिकेशंस देता है. ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. तो जो भी पर्सन पोजेस कर रहा है क्वालिफिकेशंस टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. एंड 3rd शेड्यूल के अंदर आपकी ओथ एंड इन्फॉर्मेशन आती हैं. ये ओथ एंड इन्फॉर्मेशन है दैट आई रोहित शर्मा सब्सक्राइब दैट आई विल बी ऑनेस्ट टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई विल डिस्चार्ज माई ड्यूटीज़ इन एन ऑनेस्ट एंड फेथफुल मैनर. इस तरीके से ड्यूटी आती है कि मैं, जैसे आप देखेंगे 2014 की नरेंद्र मोदी दास की ओथ काफ़ी फेमस है, तो मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह अच्छे से करूँगा. तो ये जो 3rd शेड्यूल है इसके अंदर आती हैं. ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 84 इसको प्रोवाइड करता है. फॉर द मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा ही मस्ट नॉट बी लेस देन 30 years ऑफ एज एंड फॉर लोकसभा 25 years. तो लोकसभा में MP बनना है 25 साल, राज्यसभा में MP बनना है 30 years. इसके कारण ही लोकसभा और राज्यसभा में इसको लोअर हाउस और अपर हाउस बोला जाता है. राज्यसभा को बोला जाता है हाउस ऑफ द एल्डर्स. 30 years में हाउस ऑफ द एल्डर्स बोला जाता है. सो सच क्वालिफिकेशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन दैट बिहाफ बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट. तो आई होप दिस मच इज क्लियर फॉर एवरीबडी. आर्टिकल 84 के अंदर ये आता है. अब हम आगे बढ़ते हैं. पार्लियामेंट इनेक्टेड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, और यहाँ पर ये बोला जाता है दैट पर्सन टू बी क्वालिफाइड फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर इन एनी ऑफ द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज. तो यहाँ पर बस इतनी बात कही गई है कि एज अ वोटर भी किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आप रजिस्टर होने चाहिए एज अ वोटर. डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप को एक बार देख लेते हैं. आर्टिकल 102 के अंदर है. आर्टिकल 102 के अंदर person shall be disqualified for being chosen as member of the either house of the parliament if he incurs the following disqualification: if he holds any office of profit under the government of India or the government of any state other than the office declared by parliament by law not to disqualify its holder. तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर आपने ले लिया, कहीं और से आपको मनी आ रहा है, कहीं और से आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उठा के बैठे हैं, तब डिक्लेयर्ड जो पार्लियामेंट ने बाय लॉ कर दिया है, तो फिर आप डेफिनेटली इस चीज़ के अंदर आते हैं दैट यू कैन नॉट प्रोसीड टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. If he is of unsound mind, the mind is not working properly, he is an insane person, or he has recurrent attacks of insanity which render him incapable of doing the service as the MP, तब भी आ रहा है. If he is an indischarged solvent मतलब दिवालिया हो गए,
काम अच्छे से नहीं कर सकते हैं और ये माना जाता है कोर्ट में, और पैसे ही नहीं है उनके पास. इफ़ ही इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और हैज़ वॉलंटरी एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट, सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है और किसी और स्टेट की जिसे कहते हैं सिटीजनशिप भी एक्वायर नहीं की है, और इस अंडर एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ एलिजेंस और एडहेरेंस टू अ फॉरेन स्टेट. तो यहाँ पर भी ये चीज़ आती है दैट ही इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और ही हैव नॉट एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट. तो आप भारत के सिटीजन नहीं हैं, आपने एक और फॉरेन सिटीजनशिप किसी कंट्री की नहीं ले ली है, और आप किसी फॉरेन कंट्री से आपकी एडहेरेंस या एलिजेंस नहीं है. आगे बढ़ते हैं. इफ दिस ही इज सो डिस्क्वालिफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट. नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. अगर आपको 2 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट दे दी है भारत के किसी भी कोर्ट ने, तो आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, आप नहीं रह सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दैट फंडामेंटल राइट टू गेट इलेक्टेड ये नहीं है कहीं पे भी. इट्स ओनली अ लीगल राइट टू गेट इलेक्टेड, और लीगल राइट को कर्टेल किया जा सकता है. फंडामेंटल राइट्स को भी कर्टेल किया जा सकता है, बट लिमिटेड कंडीशन होती हैं जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स आपके ले लिए जाए. आपके जो ये लीगल राइट्स हैं आसानी से कर्टेल किया जाता है, इसीलिए कंडीशंस हैं 25 साल आपकी लोकसभा एमपी के तौर पे एज होनी चाहिए, राज्यसभा एमपी में आपकी 30 ईयर्स की एज होनी चाहिए. आई होप दिस मच इज क्लियर. लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की बात करें, ये प्रोसीजर वो है जो फॉलो किया जाता है वाइल मेकिंग लॉज, और कैसे बिल आता है, फिर वो कैसे लॉ बनता है, फिर वो कैसे फोर्स में आता है, उसको हम देखेंगे. इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन वन ऑफ द हाउसेज. पहले इंट्रोड्यूस होता है बिल, एक हाउस में इंट्रोड्यूस होगा बिल, लोकसभा में या राज्यसभा में, या राज्यसभा में या लोकसभा में. इसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाता है असेंट के लिए. बट कुछ बिल ऐसे होते हैं जैसे मनी बिल, वो पहले ही प्रेसिडेंट से अप्रूव होकर आता है, बट वो ऐसे बिल कम होते हैं. मनी बिल पहले अप्रूव होगा प्रेसिडेंट से, फिर लोकसभा में आएगा, फिर राज्यसभा में आएगा. सो व्हेन इट इज पास बाय द हाउस, बिल इज ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस. और जब बिल पास हो गया बोथ हाउसेज से, तो प्रेसिडेंट को दिया जाता है फॉर असेंट. ऑन हिज असेंट द बिल बिकम्स द लॉ एंड द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कंप्लीट्स. तो जब बिल दिया जाता है तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट उसको लॉ बना देते हैं. लॉ तब फोर्स में आता है, लॉ बन गया है तभी फोर्स में आएगा जब गैजेट में नोटिफिकेशन आएगी. एग्जीक्यूटिव जो जैसे हमारी कैबिनेट है, गैजेट होता है एक भारत का गैजेट, उसमें नोटिफिकेशन डालता है कि इस दिन से ये लॉ एप्लीकेबल होगा. तो आई होप दिस मच इज क्लियर. ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. आइए अब इसको हम देख लेते हैं एक बार. ऑर्डिनरी बिल का मतलब है वो बिल जो कि नाइदर अ मनी बिल है, नॉर अ फाइनेंशियल बिल है, ना बिल है जो एक्सपेंडिचर लेता है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड. ऑर्डिनरी बिल को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. व्हेन पास्ड बाय द हाउस इन विच इट इज इंट्रोड्यूस्ड, द बिल इज टू बी ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस. When other houses agreed to the bill, it is said to be passed by both houses. It is then presented to the president for his assent. तो ऑर्डिनरी बिल जैसे लेट्स से मोटर व्हीकल अधिनियम है, इसमें कोई चेंज चाहिए तो ये ऑर्डिनरी बिल है. आपके कोई भी लॉज के अंदर, जैसे मैरिज लॉज के अंदर चेंज लाना चाहते हैं, 21 साल से 18 साल करना चाहते हैं लड़के की एज फॉर मैरिज, तो ये भी ऑर्डिनरी बिल के अंदर आते हैं. तो ऑर्डिनरी बिल बिल्कुल सिंपल है, 107 के अंदर है. इसके बाद आता है मनी बिल. मनी बिल जो है क्लॉज 1 आर्टिकल 110 में डिफाइंड है. और अगर आप कोई भी टैक्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं टैक्स, अबॉलिश कर रहे हैं टैक्स, ऑल्टर कर रहे हैं टैक्स, रेगुलेशन कर रहे हैं टैक्स को, बोरो कर रहे हैं मनी से, और गिविंग गारंटी दे रहे हैं इंडिया के पार्ट पे, अमेंडमेंट कर रहे हैं फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस के पार्ट पे, कंसोलिडेटेड फंड की कस्टडी या कंटीजेंसी फंड की कस्टडी या उससे पैसे विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ही मनी बिल जो है वो बन जाता है. ठीक है. नाउ इसके अंदर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मनी बिल जो है वो सिर्फ, अब देखिए लास्ट पैराग्राफ, कैन ओनली ऑरिजिनेट इन द लोकसभा. It cannot be introduced in the Rajya Sabha. A money bill cannot be introduced in the Lok Sabha without the prior recommendations of the president. तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये वो बिल हैं जो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के बिना इंट्रोड्यूस ही नहीं हो सकते. ऑल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग वाइल डिस्कसिंग मनी बिल इज दैट इफ क्वेश्चन अराइजेस वेदर दिस बिल इज अ मनी बिल और नॉट, द डिसीजन ऑफ द स्पीकर शैल बी फाइनल. वही डिसाइड करता है मनी बिल है या नहीं है. अब एक जो कंडीशन है, अगर फाइन ही लगा रहे हैं, पेक्यूनरी पेनल्टी लग रही है जैसे लेट से, या पेमेंट ऑफ फीस ऑफ लाइसेंस मांग रहे हैं, तो ये मनी बिल नहीं है. अगर कोई इम्पोजिशन हो रहा है टैक्स बाय लोकल अथॉरिटी और लोकल बॉडी फॉर लोकल पर्पस, तो भी ये मनी बिल नहीं है. पर अल्टीमेटली डिसीजन इसका स्पीकर देते हैं. नाउ व्हेन द मनी बिल इज पास्ड बाय द लोकसभा, द स्पीकर शैल मेक एन एंडोर्समेंट दैट द बिल इज अ मनी बिल बिफोर इट इज ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा. राज्यसभा पास करती है मनी बिल तो ये पास हो जाता है बाय बोथ हाउसेज. राज्यसभा अगर मनी बिल पास नहीं करती है तो 14 दिन तक का वेट कर सकते हैं. इसके बाद उसका माना जाएगा कि राज्यसभा ने बिल पास कर ही दिया है, राज्यसभा ने बिल पास कर दिया है. अगर कोई अमेंडमेंट्स भेजते हैं मनी बिल के अंदर तो लोकसभा में जाता है. लोकसभा की इच्छा है अगर वो अमेंडमेंट्स को कंसिडर करे या ना करे, बट राज्यसभा का ऐसा कोई से नहीं है विद रिगार्ड टू मनी बिल्स. आगे चलते हैं फाइनेंशियल बिल के ऊपर. मिक्सचर है ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल का. इट इज़ दैट मनी बिल टू विच इट हैज़ बीन एडेड अ प्रोविजन रिलेटिंग टू जनरल लेजिस्लेशन. ये
ये बिल कंटेन करता है क्लॉजेस 1 ऑफ आर्टिकल 110 एंड ऑल्सो मैटर्स रिलेटेड टू जनरल लेजिस्लेशन. फाइनेंशियल बिल देयरफॉर सिमिलर है टू मनी बिल इन 2 respects. First, it can be only introduced in the Lok Sabha, and secondly, prior recommendation of the president for its introduction are required. In respect to other matters, a financial bill is only as good as ordinary bill. तो फाइनेंशियल बिल सिमिलर है मनी बिल के तरीके से. It can be only introduced in the Lok Sabha, and secondly, prior recommendation of the president for its introduction are required. In respect to other matters, a financial bill is only as good as ordinary bill. तो यहाँ पर बिल्कुल सामने है आपके बात दैट 110 क्लॉज A to G के अंदर आते हैं, जनरल लेजिस्लेशन के अंदर, मैटर्स टू जनरल लेजिस्लेशन के अंदर आते हैं. अगर कोई बिल है और उसके ऊपर डेडलॉक हो गया, लेट्स से राज्यसभा भी पास नहीं कर रही है, या राज्यसभा में आया था, लोकसभा पास नहीं कर रही, नॉर्मल बिल की हम बात कर रहे हैं, तो उस डेडलॉक को कैसे रिमूव किया जाएगा. तो आर्टिकल 108 में बोला गया कि प्रेसिडेंट नोटिफाई करता है जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट. तो जॉइंट सिटिंग आती है और ये लोकसभा के अंदर सिटिंग ऑफ शैल बी हेल्ड इवन इफ द लोकसभा हैज़ बीन डिसॉल्व प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट हैड नोटिफाइड कि जो जॉइंट सिटिंग ज़रूरी है. तो अगर डिसॉल्व भी हो गए तब भी ये होगी जॉइंट सिटिंग बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस टेक्स प्लेस. यहाँ पर डिसोल्यूशन का कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड द बिल पास एट द जॉइंट सिटिंग शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास बाय बोथ हाउसेस. तो वहाँ पे राज्यसभा लोकसभा के दोनों के मेंबर्स बैठेंगे और वो लोग डिसाइड करेंगे कि बिल पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. जिसकी मेजॉरिटी होगी वो फिर बिल पास हो जाएंगे. वहाँ पे स्पीकर बैठता है इसमें एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर. व्हेन अ बिल हैज़ बीन पास बाय बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. विद रिस्पेक्ट टू नॉन मनी बिल द प्रेसिडेंट हैज़ वन मोर ऑप्शन नॉन मनी बिल के रिगार्डिंग. दैट नॉन मनी बिल के रिगार्डिंग पर प्रेसिडेंट बोल सकते हैं कि आप इसे कंसिडर करो. अगर बिल कंसिडर होकर आता है तो प्रेसिडेंट को देना ही पड़ता है असेंट. ठीक है, तो प्रेसिडेंट को देना ही पड़ता है असेंट. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको हम बजट बोलते हैं. तो प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर हाउस ऑफ पार्लियामेंट स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सामने रखेंगे, जिसे बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये कॉमनली नोन है एज एनुअल बजट. लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं. देयर शैल बी अ लेजिस्लेचर फॉर एवरी स्टेट विच शैल कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर एंड 2 हाउसेज इन केस ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, MP, महाराष्ट्र, कर्नाटका, UP एंड इन केस ऑफ अदर केसेस. तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली की जब हम बात करना स्टार्ट करते हैं तो कुछ स्टेट्स के पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है. तो वो कुछ स्टेट्स हैं जैसे कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार, MP, UP, जम्मू कश्मीर के पास भी थी बट अब वो स्टेट डिसॉल्व हो गया है. तो इनके पास आपके पास 2 है, विधानसभा, विधान परिषद. लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि MLAs होते हैं हर स्टेट के अंदर. 500 से ऊपर MLA नहीं हो सकते किसी स्टेट में, 60 से नीचे नहीं हो सकते. 2 एक्सेप्शन हैं कुछ स्टेट्स की, जैसे गोवा है तो कम MLAs हैं, पर उनके लिए फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर ही दे रखा है, उनके लिए अलग से मेजर दे रखा है. जनरली 500 मेंबर्स और 60 मेंबर्स से नीचे नहीं हो सकते, 500 से ऊपर नहीं हो सकते. कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल. Total number of members in the Legislative Council of a state shall not exceed 1/3 of the total number of members in the Legislative Assembly of the state. Or Legislative Council of a state shall in no case be less than 40. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंसिल के लिए अलग है. 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स, यानी कि लेट्स से MLA एक जगह के 120 MLA से, मान लो स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश है, स्टेट ऑफ हरियाणा है, लेट्स से 120 MLA चुन रहे हैं. यहाँ पे स्टेट ऑफ पंजाब है, स्टेट ऑफ पंजाब में ऑलमोस्ट 117 MLA हैं, तो 120 MLA मान के चलते हैं. लेट्स से 120 MLA. अगर स्टेट ऑफ पंजाब का MLC होता है, यानी कि विधान परिषद होती है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, तो कितने हो सकते थे? 1/3, यानी कि मैक्सिमम 40 MLC जा सकते थे. ये 1/3 है ऑफ द MLAs, मैक्सिमम 40. जैसे MLAs तो 500 जा सकते हैं, MLCs कैन ओनली गो टिल 40. नाउ number of members in legislative council of a state shall in no case less than be 40. तो I hope this much is clear to everybody. 1/3 members elect किए जाएंगे, members of municipalities, district board, local authorities as may specify. 1/12 shall be elected by person who have been at least 3 years graduates of any universities in India or for at least 3 years in possession by any qualification. 1/12 electorate person जो कि 3 years engaged in teaching in educational institutions. 1/3 shall be elected by the members of legislative assemblies of the state from among persons who are not members of that assembly. So I hope this much is clear. The remainder 1/6 shall be nominated by the governor, persons having special knowledge, practical experience in respect of literature, science, art, cooperative movement and social service. So यहाँ पर ये चीज़ सामने आपकी आती है. तो 1/12 and 1/6 जो है ये किया जाता है जिन स्टेट्स के अंदर ये लेजिस्लेचर है.
क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, पहली बात सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन के सामने ओथ एंड अफर्मेशन दे। 25 ईयर्स होनी चाहिए अगर लेजिस्लेटिव एमएलए हैं और 30 ईयर्स होनी चाहिए अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं। सच अदर क्वालिफिकेशन एट द लॉ में प्रिस्क्राइब। 191 कहता है वही सेम कंडीशंस है। ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। If he is of unsound mind and stands so declared by a competent court, if he is an undischarged solvent, if he is not a citizen of India or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign state, or is under any acknowledgement or allegiance or adherence to a foreign state, तो ये इसके अंदर आता है। If he is disqualified by or under any law made by the parliament, तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है। Decision as to question as to disqualification of members, तो क्वेश्चन अगर आता है कि डिस्क्वालिफिकेशन कौन देगा, तो आपको ध्यान रखना है डिसीजन ऑफ द गवर्नर एंड हिज डिसीजन शैल बी फाइन। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स में डिसीजन ऑफ द गवर्नर एंड हिज डिसीजन शैल बी फाइनल। ठीक है। एज टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑन पैरा 6, अगर एंटी डिफेक्शन कर रहे हैं, एंटी डिफेक्शन ये होता था कि एमएलए चुन के आया बीजेपी की सीट पे पर कांग्रेस के साइड चला गया, ये 1985 से पहले होता था। फिर 52nd अमेंडमेंट आया, ठीक है, 10th शेड्यूल ऐड हुआ उसके अंदर। तो इसमें क्या हो गया, अगर आप 2/3 से ज़्यादा एमएलए लेकर जा रहे हो, पार्टी तोड़ते हो, तब तो ठीक है, अगर उससे कम तोड़ोगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे लेड गवर्नमेंट। शिवसेना पार्टी में ओरिजिनली थे, देन ही ब्रोक ऑफ दैट पार्टी, टुक more than 2/3 of MLAs with him and became the CM of Maharashtra with BJP's help. So you need 2/3 MLAs. So let's say your party came with 10 seats. So you need approximately 7 seats. अगर आपको let's say you do not like person 8, 9, 10, so you take 7 members including you and you leave 8, 9, 10, you say okay, you keep the original party, I'm forming my own political party. So this is how it is there. Legislative procedure for state, it is again the same. Ordinary bill may originate in either house of the state legislature. When passed by one house, it is transmitted to the other house. Money bill इसमें 199 के अंदर है। इसमें भी वही provision है that if question arises whether a bill is a money bill or not, the decision of the speaker of the legislative assembly of such state shall be final. इसके बाद आता है money bill shall originate in the legislative assembly only. It cannot be introduced in the legislative council. A money bill cannot be introduced in the legislative assembly except with the prior recommendations of the governor. In respect of a money bill, the Legislative Council does not have any power but only to relay the passing of the bill by 14 days. Financial bill, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल का मिक्सचर है और कंसोलिडेटेड फंड से जो आप स्टेट लेते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये आर्टिकल 2071 के अंदर जो है ये आता है। असेंट टू बिल्स यहाँ पर गवर्नर देते हैं, जैसे प्रेसिडेंट के नॉमिनी है तो गवर्नर देते हैं, इट शैल बी प्रेजेंटेड एंड अगर गवर्नर असेंट दे देते हैं तो वो लॉ बन जाता है। और किसी भी चीज़ के अंदर गवर्नर पावर्स दे सकते हैं, असेंट दे सकते हैं अनटिल अनलेस कोई ऐसा लॉ लेकर आए हैं जो कि हाई कोर्ट के पावर्स ले रहे हैं, तब जो है प्रेसिडेंट की असेंट ली जाती है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। बेसिक थोड़े डिफरेंसेस हैं। जैसे मैं बताऊँ आपको, हाई कोर्ट में in the High Court of the states, the salary is given by the state governments जहाँ पे भी हैं, but the pension is given by the union government, High Court. Supreme Court में तो salary and pension both are given by Supreme Court, by the union government, consolidated fund of the India. But in the cases of High Court judges, the salary is given by the respective state courts and the pension is given by the union government of India. So I hope this much is clear. Bill reserved for the consideration of the president. President may declare that he assents to the bill or that he withholds his assent therefrom. If the president withholds his assent, it cannot become a law. Thus, it lapses. So I hope this much is clear for everybody. He can also call for जिसे कह सकते हैं आप 2 हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर भी यहाँ पर अलाउड हैं, बट अगर कोई एक ही हाउस है किसी स्टेट, जैसे हिमाचल प्रदेश में एक ही हाउस है, हरियाणा में एक ही हाउस है, पंजाब में एक ही हाउस है, तो वहाँ पे तो डेडलॉक हो ही नहीं सकता। सो देयर कैन नॉट बी डेडलॉक इन द 2 हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. So there is no provision as such. Provision for holding a joint sitting of the 2 houses of the state legislature and strictly speaking there cannot be a deadlock in 2 houses. So आपको बस ध्यान रखना है यहाँ पे that president can call for a joint sitting in the case of the union, जिसे कह सकते हैं legislatures, that is the Lok Sabha and the Rajya Sabha. In the case of state legislatures, there is no concept, there is no article which deals with the joint sitting of the state legislatures, because
एक नंबर 1 बात, बहुत सारे स्टेट लेजिस्लेचर्स ऐसे हैं, मेजॉरिटी क्या मतलब आपको मैं कहूँगा 75% अबव, जिनके पास MLC है ही नहीं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉट देयर, एंड मोस्ट ऑफ देम, तो देन दे हैव ओनली वन, सो दे कैन नॉट बी जॉइंट डेडलॉक, एंड द अदर्स दे हैव, उसमें वहाँ पे प्रोविजन दिया नहीं हुआ है. सो आई होप इट्स क्लियर. प्रेजेंटेशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल बजट, इट इज़ द सेम एज द यूनियन. प्रिविलेजेस ऑफ द लेजिस्लेचर की बात कर लेते हैं. पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस सर्टेन राइट्स हैं जो आते हैं पार्लियामेंट मेंबर्स के साथ, एंड ये राइट्स ज़रूरी हैं बिकॉज इसके साथ ही वो अपने फंक्शंस को एक्सरसाइज कर सकते हैं इन अ फेथफुल मैनर. सो आर्टिकल 105 और 194 देते हैं वो प्रिविलेजेस जो पार्लियामेंट्री मेंबर्स के पास है. सो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता अगर आप कुछ भी चीज़ कर रहे हैं पार्लियामेंट में बोलते हुए, को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं फॉर सिविल क्राइम. जब तक सेशन बैठा हुआ है आपको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं. आपको फंडामेंटल राइट टू स्पीच बहुत ज़्यादा है, आपको कुछ भी चीज़ के लिए डिफेमेशन के ऑफेंस के लिए आपको नहीं पकड़ा जाएगा. दो पार्लियामेंट आप पे एक्शन ले सकते हैं बट पुलिस कोई भी एक्शन नहीं ले सकती है. उसके अलावा जिसे कह सकते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आते हैं और 105 और 94 के अंदर वो कवर्ड हैं. इन आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़िएगा, दैट व्हाट आर द प्रिविलेजेस ऑफ एन MP. ठीक है, तो यू विल गेट योर कंसेप्ट्स क्लियर. And both articles are analogous in content and therefore can be discussed together. I hope this much is clear. This is a Law X program. I hope you have bought it. And thank you very much for today's session. Thank you guys.